एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड है इस काम के लिए। हमें अपने गांव की आर्थिक उन्नति करनी है, बस। हमें इस गांव को सुजलाम सुफलाम बनाना है, बस। और किस आधार पे, किस बुनियाद पे हम लोग करेंगे? तो हमारा भी आधार, हमारी भी बुनियाद एक ही है, और वो है कृषि, वो है खेती। दोस्तों, हमारे पास एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट है कि हम लोग अपने गांव का विकास कैसे करें, एक्चुअली क्या काम करें। तो हम 3 सेक्टर डेवलप करना चाहते हैं। नंबर 1 जैव ईंधन, नंबर 2 ऑर्गेनिक फार्मिंग, और नंबर 3 एमसीएल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, यानी ऐसे प्रोडक्ट जो पेट्रोकेमिकल के प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से रिप्लेस करेंगे। तो बायोमास फार्मिंग, यानी जैव ईंधन के लिए जो रॉ मटेरियल लगेगा वो हम अपने गांव में से, खेतों से उसको तैयार करेंगे। यहां तक कि बंजर जो जमीन है वहीं से भी हम लोग ये तैयार कर सकते हैं, और एक अच्छा इनकम हम लोग अपने किसानों को दे सकते हैं। और वो बायोमास की खेती ज्यादा करके नेपियर घास हो सकती है, लेकिन वहां के जो एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन है उससे हम लोग कल जाके अलगे या कोई भी चीज तैयार करेंगे। दोस्तों, ऑर्गेनिक फार्मिंग, अभी हमारे गांव में आज जो भी खेती हो रही है वो सब कैंसर की खेती हो रही है। हम केमिकल के बीज इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें केमिकल की फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग केमिकल के इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो उससे जहर जो फैल रहा है उसकी वजह से इतना कैंसर बढ़ चुका है। हमें गांव में जो भी खेती करनी है वो 100% ऑर्गेनिक करनी है। वो ऑर्गेनिक बीज हो, ऑर्गेनिक खाद हो, और ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स हो। इसके साथ हम लोग पशुपालन भी करेंगे तो वो भी 100% ऑर्गेनिक करेंगे और इसको बढ़ावा देंगे। तीसरे, एमसीएल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। आज इस पेट्रोकेमिकल के प्रोडक्ट से पूरी तबाही मचा दी है। पूरे पर्यावरण का संतुलन अगर नंबर 1 किसी का कारण बिगड़ा है तो वो है ये प्रोडक्ट्स। दोस्तों, हम बायोप्लास्टिक, बायो रबर, बायो पेंट्स, ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स, ये सब चीजों का निर्माण हमारे खेतों से कर सकते हैं। और ये सभी जो जो चीजें हैं जो आज पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ रहे हैं, इसको 100% हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं। तो अभी ये एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट यानी एमसीएल ग्राम प्रकल्प, ये प्रकल्प है कि जो ये काम करने के लिए पूरी तरह से जो कुछ लगेगा वो देने के लिए, इसका विकास करने के लिए जो केंद्र हम लोगों ने बनाया उस केंद्र का नाम है एमसीएल ग्राम प्रकल्प। हम एमसीएल के बिजनेस मॉडल में, एमसीएल परिवार में खेती को खेती नहीं देखते, तो खेती को एक उद्योग करके देखते हैं। उद्योग कैसे करते हैं लोग? तो उद्योग में लोग जो जिस काम को मैन्युफैक्चर करना होता है, जो जिस माल का निर्माण करना होता है उसके बारे में सोचते हैं, किस क्वांटिटी में करेंगे उसके बारे में सोचते हैं, ये माल कहां जाके बेचेंगे वो उनका पहले से डिसाइड होता है, इसमें कितना निवेश करेंगे, कैसे वो चुकता करेंगे, ये पूरे चीज करके और कैसे हम लोग अपना बिजनेस बढ़ाएंगे उसके बारे में सोचते हैं। वैसे ही हम लोग अभी हमारे खेती के बारे में सोचेंगे, और हमें पता है कि इसके लिए बहुत सारे इनपुट्स लगेंगे। ये अगर काम करना है, हर गांव में अगर खेती को बढ़ावा देना और मैक्सिमम उसकी डेवलपमेंट करनी है, तो बहुत सारी चीज, बहुत सारे इनपुट्स इसको लगने वाले हैं, और यही काम करेगा हमारा एमसीएल ग्राम प्रकल्प। दोस्तों, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होगा? तो मार्केट। क्या हम लोग सोचते हैं एक ऐसा आदमी, ये किसान जो साल भर मेहनत करता है, साल भर, और अपने खेतों में ये साल भर मेहनत करके उस खेतों में इस बीज के लिए, इस फर्टिलाइजर के लिए, बाकी सब चीजों के लिए कर्जा लेता है बैंक से। तो बैंक से ऐसा नहीं होता कि उसके पास कुछ पैसे पड़े और उससे वो खेती करता है, नहीं। वो कर्जा लेता है, वो पूरी साल मेहनत करता है, और इतना मेहनत करने के बाद भी उसको ये पता नहीं होता कि मैं ये माल तैयार करके कहां बेचूं। यानी जो पैसा 50 रुपए का था वो 5 रुपए का हो जाता है। कौन करता है ऐसा बिजनेस? कहां होता है ऐसा बिजनेस? देखिए, यही कारण है कि जिसकी वजह से आज हमारा किसान खुदकुशी कर रहा है। दोस्तों, सबसे पहले काम हम लोग ये करेंगे कि जो भी माल आज एमसीएल के माध्यम से हमारे किसान तैयार कर रहे हैं वो सब कुछ, उसकी मार्केट यानी उसका पूरा माल हम लोग वही उस गांव में, उस हमारे प्रकल्प में हम लोग उसका खरीदेंगे। बहुत लोग हमें ये पूछते हैं कि 100 टन हमें जैव ईंधन की निर्मित करनी है, और उसके लिए 1500 से 2000 हेक्टर इतना ही नेपियर ग्रास की फार्मिंग चाहिए,
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चाहिए। तो और लेकिन इस एमपीओ में हजारों किसान आज जुड़ चुके हैं। तो हजारों किसान जब एक काम करेंगे तो क्या आप उनका माल लेंगे? दोस्तों, मैं आप सभी को इस मंच के ऊपर बताना चाहता हूं कि हमारा एक सिद्धांत है, एक नियम है जिसको आपको कभी नहीं भूलना है। ये जो कुछ हम लोग कर रहे हैं ना, ये सब प्रोजेक्ट्स, ये सभी जो बिजनेसेस, ये डेवलपमेंट, हमारा पूरा जो फोकस, जो केंद्र बिंदु है, वो है हमारे किसान। किसान को जो लगेगा वो सब कुछ हम लोग करेंगे। आपके तहसील में ऐसा एक भी किसान नहीं होगा कि जिसका माल जो एमसीएल बोलेगी वो खरीदेगी नहीं। एक भी किसान, सभी जो किसान, कोई भी अगर नेपियर ग्रास की फार्मिंग कर रहे हैं, हर किसान से हम लोग ये माल लेंगे, कितने भी किसान हो। क्योंकि हम तो अपने देश को इस ईंधन में स्वयं पूर्ण तो कर सकते हैं, लेकिन आप समझिए कि ये ईंधन पूरी दुनिया को बचाने वाला ईंधन है। ये हम लोग पूरी दुनिया को आज दे सकते हैं। आपने दूध में देखा ना, एक जगह एक टाइम ऐसा था कि हम लोग दूध की पाउडर बाहर से मंगाते थे। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दूध निर्मित करने वाला अपना देश है। हम लोग दूध की पाउडर निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो वैसे ही ईंधन वाला होने वाला है। ये जो ईंधन है, ये जहरीला ईंधन है। तो इसको 100% रिप्लेस करने वाला, दुनिया का ख्याल रखने वाला ऐसा ईंधन हम लोग जितना मर्जी तैयार करें, हम लोग उसको बाहर भेज सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ जो खेती होने वाली है उसके लिए चाहिए राइट सीड्स, अच्छे बीज चाहिए, उसके लिए राइट प्लांटिंग मटेरियल चाहिए। अगर हम लोग पशुपालन भी कर रहे हैं तो उसके लिए अच्छे गाय के बछड़े चाहिए, पोल्ट्री कर रहे हैं तो अच्छे पक्षी चाहिए। ये सब देने का काम करेगी एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट। खाद, चाहे वो हमारे खेती में खाद हो, जैविक खाद हो, या चाहे जो हमारे पशुपालन कर रहे हैं उनको खाने के लिए कुछ हो, ये सभी हम लोग एमसीएल ग्राम प्रकल्प के यहां से किसानों को देंगे। राइट टेक्नोलॉजी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारी जो उत्पादकता है, भारत की पर एकरी और पर हेक्टेरी जो उत्पादकता है, वो पूरी दुनिया में बहुत पीछे है। हमारे आजू बाजू छोटे छोटे देश है, उनकी उत्पादकता ज्यादा अपने से। जितना चावल हम लोग तैयार करते हैं पर हेक्टर, उससे कई ज्यादा आजू बाजू के छोटे छोटे जो देश है वो करते हैं। इसका कारण यह है कि हम लोग इतने साल से, यानी 50 साल पहले जो खेती करते थे, 100 साल पहले जो खेती करते थे, वो आज भी कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का अभाव। लेकिन अगर बाकी के देश देखोगे तो उन्होंने टेक्नोलॉजी में बहुत डेवलपमेंट की है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है इजराइल। कितना बड़ा देश है इजराइल, क्या आपको पता है? इजराइल का जो एरिया है वो 22,100, यानी 22,000 से थोड़ा सा ज्यादा, 22,000 किलोमीटर स्क्वायर, इतना ही इजराइल है। 22,000 किलोमीटर स्क्वायर, इतना ही इजराइल है। क्या आपको पता है महाराष्ट्र कितना है? 3,09,000 किलोमीटर स्क्वायर, यानी इजराइल से 15 गुना बड़ा इतना महाराष्ट्र है। कर्नाटक कितना है? ऑलमोस्ट 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। गुजरात कितना है? ऑलमोस्ट 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। उड़ीसा कितना है? 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। बिहार कितना है? लगभग 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो हमारे सभी राज्य जो है वो इस इजराइल से 5-10 गुना इतने बड़े हैं। लेकिन इजराइल, और दूसरी बात बताऊं मैं आपको कि इजराइल में हम लोग एक्चुअली खेती कर सकते हैं, ऐसा कुदरती माहौल ऐसे सिर्फ 20% है। 20% ही ऐसी जमीन उनके पास है कि जहां खेती हो सकती है। 80% ऐसी जमीन है कि जहां बिल्कुल खेती पॉसिबल नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, कुदरत ने दिया हो। लेकिन वो और पानी कितना है उनके पास? हमारे भारत देश में 3-4 दिन में जितना पानी आता है ना, उतना उनका साल भर में पानी आता है। लेकिन उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की, एक एक बूंद वो उसका योग्य वापर करते हैं, उसका योग्य यूटिलाइज करते हैं। वो एक देश के एक कोने से दूसरे कोने तक उस पानी को लेके जाते हैं। मैक्सिमम टेक्नोलॉजी उन्होंने पूरे नजरिया से इस एग्रीकल्चर को देखा है और उसको मैक्सिमम डेवलप किया है, इतना कि वो एक्सपोर्ट करते हैं। अभी इतना छोटा सा देश एक्सपोर्ट करता है। आपको पता है क्या कि कितनी जमीन है इजराइल में जो खेती के अंदर है, जो जिसपे खेती होती है? और वो है सिर्फ 4,30,000 हेक्टर। 4,30,000 हेक्टर इतनी जमीन है जो जहां खेती होती है इजराइल में। क्या आपको पता है भारत देश में कितनी जमीन है जहां खेती हो रही है? वो है
1400 लाख हेक्टर, 1400 लाख हेक्टर, यानी इजराइल 4 लाख से ज्यादा, 4,30,000 हेक्टर, और ये 1400 लाख हेक्टर, यानी भारत देश का 1% भी आप पकड़े तो वो 14 लाख हेक्टर होगा। 14 लाख हेक्टर नहीं, 4 लाख हेक्टर है, यानी 0.3% इतनी इजराइल की जमीन है। लेकिन आज वही इजराइल हमको ये बता रहा है, हमको ये सिखा रहा है कि खेती कैसी करनी चाहिए, और हमारे किसान वहां जा रहे हो सीखने के लिए कि कैसी करनी चाहिए। हम लोग भूल गए शायद यही जो जमीन है, यही 1400 लाख हेक्टर जमीन है कि जिसकी वजह से भारत पूरी दुनिया में इतना ताकतवर है, नंबर 1 सर्वश्रेष्ठ ऐसा देश था। दोस्तों, ये हम अपने इस जगह पे एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट पे ये एक सबसे इंपॉर्टेंट काम करेंगे, यानी राइट टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट। वो पॉइंट में फिर से बोलता हूँ कि भारत में हर जगह अलग अलग हमारे यहाँ एग्रो क्लाइमेटिक प्राकृतिक ऐसी रचना है। हमारे यहाँ जो कश्मीर भी है, हमारे यहाँ राजस्थान भी है, हमारे तटबंधीय ऐसे क्षेत्र भी है। तो हर जगह कौन सी कैसी खेती होनी चाहिए, वहाँ कैसे इक्विपमेंट, कैसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए, वो काम करेगा हमारा एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट। सबसे बड़ी अड़चन ये बोली जाती है कि हमारे यहाँ बहुत छोटे छोटे खेत है। इजराइल की भी जो मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ कम से कम जो एवरेज साइज है वो 14 हेक्टर की, यानी 35 एकड़ की है। यूएस यूरोप की बात करें, बाकी के देशों की बात करें तो वहाँ 100, 200, 500 एकड़ हेक्टर इतनी बड़ी जमीन होती वहां रहते, इसलिए टेक्नोलॉजी वहाँ पॉसिबल होती है, और हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं होती। हम लोग सोचते हैं कि अपने यहाँ इतने बड़े बड़े खेत नहीं। अरे बाबा, हमारे यहाँ जो है उसमें जो बन सकता है वो करेंगे ना, वो भी नहीं कर रहे हम लोग। और एक्चुअली यही काम के लिए बना है हमारा एमसीएल ग्राम प्रकल्प। इसके साथ अभी आज किसान जो करते हैं खेती, उसके लिए लोन लेते हैं, कर्जा लेते हैं, बैंकों से लेते हैं, साहूकार से भी ले रहे हैं। किसी भी तरह का कर्जा हम लोग इस खेती में किसानों के ऊपर नहीं करने देंगे। जो भी कुछ निवेश है हम लोग करेंगे, एमसीएल करेंगे। एमसीएल जो प्रकल्प है वो वहां के गांव में जो खेती होगी उसमें निवेश करेंगे। जो कुछ कर्जा लेना है वो हम लोग लेंगे, एमसीएल लेंगे, एमसीएल पैसे लेंगे, लेकिन किसान के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं होगा। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारा यह है कि हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जो भी खेतों से माल आता है, उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है। कुछ दिनों के बाद वो माल खराब हो सकता है, जिसके कारण जब वो कुछ दिनों निकल जाते हैं तो उसके बाद उसको उतना ज्यादा भाव नहीं मिलता, पैसे नहीं मिलते। और दूसरा, ऐसा ही जो रॉ मटेरियल होता है उसको भी इतने पैसे नहीं मिलते। हमारे यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट, फैक्ट्री बहुत कम है। हमारे यहाँ सिर्फ 1 से 2% इतना ही माल फैक्ट्रियों में जाता है, बाकी का सभी ऐसे मंडी में जाता है। ब्राजील जैसा अगर आप देश देखोगे तो वहां 60% से ज्यादा, 60% से भी ज्यादा कृषि का जो माल होता है वो फैक्ट्री में जाता है। हम जहां हो सके, यानी हम हर तहसील में तो जैव ईंधन की फैक्ट्री तो लगा ही रहे हैं नेपियर घास के लिए, लेकिन जहां जिस ग्राम पंचायत में जो माल बन रहा है और जो जिस कृषि माल को अगर फैक्ट्री की प्रोसेसिंग यूनिट की जरूरत है तो वहां हम लोग ये लगाने वाले हैं। यानी जैव ईंधन की फैक्ट्री तो अपनी तहसील में है ही, इसके अलावा जो भी जरूरत हो वो फैक्ट्री का निर्माण हम लोग करेंगे, ताकि एक अच्छा इनकम हम लोग किसानों को दे पाए दोस्तों। और ये सभी चीजों में एक अच्छे बीज का निर्माण हो, संकरित बीज निर्माण हो, इसके लिए हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट हर ग्राम स्तर पे करने वाले हैं। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, जो भी हमारी फसल होगी उसका हम लोग वैसे इंश्योरेंस करेंगे जैसे किसी फैक्ट्री में उनके माल का वो इंश्योरेंस करते हैं। जो किसान ये माल तैयार करेंगे उसका हम खरीदेंगे भी वही गांव में हमारे एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट से, लेकिन पेमेंट भी वही करेंगे। एमसीएल ग्राम प्रकल्प ही सभी किसानों का पेमेंट करेगा। हमारा आज टारगेट है कि हर गांव में, ग्राम पंचायत में हम कम से कम 200 मेंबर हमारे साथ जोड़े। लेकिन ये सिलसिला यही खत्म नहीं होगा, ये सिर्फ इसलिए कि हम लोग फैक्ट्री लगा सके, लेकिन उसके बाद हम लोग ऐसे ही जो भी हमारे जरूरतमंद ऐसे किसान हैं, ऐसे फैमिलीज हैं, इन सबका पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन ऐसा ही चलता रहेगा, और वो केंद्र भी रहेगा एमसीएल ग्राम प्रकल्प। दोस्तों, हम यहाँ किसानों को ट्रेनिंग देंगे कि कोई भी जो ऑर्गेनिक खेती है या ऑर्गेनिक पशुपालन है वो सबकी ट्रेनिंग देंगे। वो हमारे इन हाउस या क्लासरूम ट्रेनिंग भी होगी, और एक्चुअली खेतों में भी इसकी ट्रेनिंग हम लोग देंगे। तो इस इंडस्ट्री को, इस उद्योग को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज लगने वाली,
और हमें ये भी पता है कि हर गांव में, हर हर राज्य में, हर जिले में अपना अपना एक अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो उसके हिसाब से उनको वो सब देने के लिए, वो जरूरतें देने के लिए हमने हर ग्राम पंचायत में ये केंद्र, ये एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट, इसकी शुरुआत की और यही उसका मूल उद्देश्य है। इसके साथ जो भी एमसीएल के अंडर हम लोग उत्पादन करेंगे, वो सभी तरह के उत्पादन एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट के तहत आप उसको बुक कर पाएंगे, उसको ले पाएंगे, उसको सेल कर पाएंगे। इसके अलावा हमारे गांव में ये सभी जो किसान हैं, हमारे सभी कस्टमर्स हैं और जो भी पूर्तिकार है, इन सभी को सर्विस देने का काम भी करेगी ये एमसीएल ग्राम प्रकल्प। तो दोस्तों, कोई भी प्रकल्प जब होता है तो ये प्रकल्प कहाँ जाने वाला है, उसका क्या ब्लूप्रिंट होता है, उसके लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया जाता है ताकि उस प्रोजेक्ट के बारे में, उस प्रकल्प के बारे में हमें ज्यादा जानकारी मिले। और अगर कन्वेंशनल यानी जिस तरह से प्रोजेक्ट रिपोर्ट मार्केट में बनाए जाते हैं, बाकी की कंपनियां बनाती हैं, तो उसमें अगर आप देखोगे तो क्या होता है कि उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये पूरी जानकारी होती है, ये डिटेलिंग होती है कि हम लोग क्या तैयार करने वाले हैं, उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, कौन से उत्पादन को तैयार करेंगे, वो किस क्वालिटी का होगा और कहाँ इस उत्पादन को बेचेंगे। और ये पूरे जो प्रोजेक्ट में हम लोग क्या निवेश करेंगे, कितनी हमको उससे रिटर्न मिलेगा, ये पूरा, और आगे के 5 साल 10 साल कैसे बिजनेस चलेगा उसके बारे में उसमें लिखा होता है। इसको बोलते हैं डीपीआर। और इसका बेसिक जो फोकस होता है वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी हम लोग कितना पैसा डालेंगे और कितना हमें पैसा मिलेगा, इसमें ये पूरा उस डीपीआर में रहता है। इसलिए वो डीपीआर बैंक को लगता है पहले जब आप कोई प्रोजेक्ट लेने के लिए पैसा उनसे लेते हैं या किसी को भी जो इन्वेस्ट करता है। लेकिन दोस्तों, एमसीएल ये जो सोच है वो बदलने वाली है, बदल रही है। हमारे लिए कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी प्रकल्प अगर है तो उसका उद्देश्य सिर्फ पैसा नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनेंगे? तो हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट सिंपल है। हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऐसे बनेगा कि अगर इस ग्राम पंचायत में मैं ये प्रोजेक्ट लगा रहा हूं तो उस ग्राम पंचायत में मैं कितना विकास कर सकता हूं, उस ग्राम पंचायत में ऐसे क्या क्या चीजें हैं जिसको मैं डेवलप कर सकता हूं, और उस गांव में कितना बड़ा बिजनेस का निर्माण करके मैं सभी लोगों को एक अच्छे तनख्वाह, एक अच्छा इनकम प्रदान कर सकता हूं। वो जो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल जो हम लोग तैयार करेंगे उसको हम बोलेंगे डीपीआर। और उसका एक ही पॉइंट रहेगा कि वहां कौन कौन से रिसोर्सेस है और हम लोग कितना बिजनेस डेवलप करने वाले। रिसोर्सेस यानी क्या? जमीन कितनी है, पानी कितना अवेलेबल है, लोग कितने हैं और क्या हो सकता है, ऐसी प्राकृतिक रचना वहां है। दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप ग्राम पंचायत लेवल के अगर उद्योजक हो, तहसील लेवल के उद्योजक है, तो आप जिम्मेदारी लो कि आप अपने प्रदेश का विकास करो, जिम्मेदारी लो कि आप उस प्रदेश को, उस गांव को सुजलाम सुफलाम करेंगे, जिम्मेदारी लो। लेकिन मुझे लगता है अपने अपने आजू बाजू, अपने समाज में ना, आज जिम्मेदारी शब्द है ना, इसको कोई वैल्यू ही नहीं है। किसी को भी पूछो ना तो बोलते तो सभी लोग हैं, हाँ हाँ मैं जिम्मेदारी लूंगा, मेरी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी। किसी लोक प्रतिनिधि को पूछेंगे, हाँ मेरी जिम्मेदारी। किसी वो शासन में काम करने वाले अधिकारी को पूछेंगे, हाँ मेरी जिम्मेदारी। लेकिन करता कोई भी नहीं, जिम्मेदारी एक्चुअली लेता कोई नहीं, ये दिखाई देता है। यहां तक कि अगर पुरखों की अगर कोई जायदाद है, जमीन है, हमारे दादा परदादा की कोई जमीन है, तो उसको डेवलप करना छोड़, लोग तो इसके लिए झगड़ा करते हैं कि तेरी कितनी, मेरी कितनी जमीन, मैं इतनी बेचूंगा तो कितनी, बस सिर्फ उसमें ही। जिम्मेदारी लोग अपने घर की भी नहीं लेते हैं, ऐसे हमारे आजू बाजू दिखाई देता है। तो दोस्तों, जो चीज लोग समझते हैं वो क्या, मैं आपको बताता हूं। वो चीज है जब आप खून पसीनों से मेहनत करके पैसा कमा के अगर कोई चीज खरीदते हैं ना, तो उसकी कीमत होती है। अगर आपके पिताजी की 10 एकड़ जमीन है ना, आप उसके तरफ देखोगे नहीं। लेकिन अगर आप मेहनत करके 10 गुंठा जमीन लेते हो और वो जमीन भले ही एक पहाड़ के ऊपर हो, आप उसके ऊपर ध्यान देंगे। मेहनत करके लिए ना वो, तो उसके ऊपर ध्यान देंगे। पूरा हफ्ता काम करेंगे, मेहनत करके शहरों में नौकरी करोगे और वीकेंड पे जाओगे, देखोगे कि उस 10 गुंठा जमीन में पानी की मैं कैसी व्यवस्था करूं, कैसे उसमें सब्जी लाऊं, कैसे उसमें कुछ अनाज वगैरह पकाओ, कुछ ना कुछ तो करूं, कैसे डेवलप करूं उसको। तो ये जो चीज है, खुद
जो हम लोगों ने मेहनत करके कमाई है उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो मैं समझता हूं कि आप भी ऐसे डीपीआर कीजिए ना। आप समझे कि जो जमीन आप, जो हमारे गांव की जमीन है, ये सब जो पहाड़ है, ये जो जमीन है, चाहे वो अच्छी जमीन है, चाहे वो बैरन, चाहे वो बड़ी बड़ी जैसी जमीन है, ऐसी सभी जमीन अपनी खुद की है। हम लोगों ने उस पे इन्वेस्ट करके, मेहनत करके, पैसे डाल के उसको ओन किया है, ऐसा समझो आप समझो कि ये पूरा जो हमारे ग्राम पंचायत में जितने भी 2-3 गांव है, जितने भी वहां रिसोर्सेस है, वो पहाड़ हो सकते हैं, वो बंजर जमीन हो सकती है, रेगिस्तान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने पैसे डाल के, मेहनत से पैसे डाल के उसको खरीदा, ऐसा समझो आप। और मैं तो ये समझता हूं कि देखो, ये इजराइल जैसे देश है, इजराइल देश की जहां कुछ भी नहीं है, कि कुदरत ने दिया हुआ कुछ भी नहीं है, क्योंकि कितना मेहनत करते हैं और कितना अच्छा इनकम कमाते हैं। और यहाँ कुदरत ने कितना सारा इन्वेस्ट किया है, कि कुदरत ने कितना कुछ हमें दिया है, और हम लोग वो छोड़ के शहरों की तरफ जा रहे हैं वहां मजदूरी करने के लिए। तो दोस्तों, अभी डीपीआर तैयार करो, इस चीज के ऊपर डीपीआर करो कि ये पूरे जो जमीन है वो हमारी है, अब मैं क्या करूंगा। दोस्तों, अगर हम लोग देखें कि हर ग्राम पंचायत में ऑन एवरेज 640 हेक्टर यानी 1600 एकड़ इतनी जमीन है हर ग्राम पंचायत में। ओके, ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, ये एवरेज है। तो सोचिए ना कि 1600 एकड़ जमीन हम लोगों ने खरीदी, तो अभी इस जमीन का उद्योग समझ के उसको डेवलपमेंट करना, ये आप सोचो कि इस जमीन में, इस ग्राम पंचायत में मैं कम से कम 100 हेक्टर यानी 250 एकड़ इतने जमीन में बायोमास फार्मिंग यानी नेपियर ग्रास करूंगा। ओके, तो अगर 100 हेक्टर के ऊपर यानी 640 में से 100 हेक्टर, 1600 एकड़ में से 250 एकड़, अगर इतना हमने वहां नेपियर ग्रास फार्मिंग की, तो और कम से कम यानी जो 300 टन आते हैं साल के, उतना भी हम लोगों ने पकड़ा, तो हर दिन 100 टन नेपियर ग्रास आपके सेंटर में आएगा, एमवीपी सेंटर में आएगा। अगर हम लोगों ने 500 टन प्रति हेक्टेयर जो आता है, सबको मिलता है, उसके यहां से कैलकुलेशन किया तो 138 140 टन हर दिन का आपके एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट के लेवल पे आएगा। तो सोचिए, अगर 100 से 140 टन हर दिन आता है तो उसकी क्या इनकम होगी। सोचिए कि ये 100 हेक्टर ऐसे किया, 100 हेक्टर आपने सोचा कि सिर्फ मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करूंगा, जो भी मेरे यहाँ 640 हेक्टर जमीन आज जो मेरी है, उसमें से 100 हेक्टर जमीन हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में लेके आएंगे, तो फिर उसमें कैलकुलेट करूं तो कितना इनकम उसका हो सकता है, किसानों को भी, आपको भी। सोचिए कि उसमें से 50 हेक्टर जमीन मैं एमसीएल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ये जो प्रोडक्ट उसका निर्माण करूंगा, तो सोचिए उसमें कितना सारा इनकम हम लोग कर सकते हैं, और यही आपको करना है। दूसरी अलग बात कि आज हमारे ग्राम पंचायत में ऑन एन एवरेज ये लगभग 1000 इतने परिवार रहते हैं। ये समझिए कि ये सभी परिवार आपके खुद के परिवार है। ऐसा सोचिए कि ये सभी परिवार, ये आपके परिवार के, एक ही परिवार के, और आप इसके प्रमुख हो, आप इस परिवार के प्रमुख हो, और आपकी यह जिम्मेदारी के सबको अच्छा इनकम देने की। ये सोचो, ये सब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स, वाटर अवेलेबिलिटी, इनफ, जितना पानी चाहिए ना अच्छी खेती के लिए, अपने पास पानी है। आपके घर में आधा घंटा नल आता है, कभी घर में आता है, कभी बाहर बिल्डिंग के बाहर आता है, कस्बे में बाहर आता है, कुछ भी हो, आधा घंटा 1 घंटा भी आया ना, तो आप इतना देखते कि यार मुझे वो पानी इतना भरना है कि पूरे दिन की जो मेरी जरूरत है वो पूरी हो। बहुत बार ऐसे होते हैं कि आपके घर में 4-4 घंटे पानी आता है, तो आप देखते हैं कि आप उतना स्टोरेज करते हैं कि जो बचा हुआ है समय, उसमें आपका टाइम निकल जाए। लेकिन वैसे भी ऐसे कुछ इलाके हैं कि वहां 4-4 5-5 दिन में पानी आता है, लेकिन फिर भी वो उसका प्रावधान करते हैं कि अगर 4 दिन में भी एक बार पानी आता है तो मैं इतना स्टोरेज करके रखूं, इतने सब ड्रम वगैरह सब भर के रखूं, ताकि मुझे वो 4 दिन वो पानी चलेगा। तो दोस्तों, आज कुदरत 12 महीने में 4 महीना हमको पानी दे रही है। 4 महीना छोड़ दीजिए, 2 महीना ही पकड़ी, 2 महीना कुदरत पानी दे रही है, 12 महीने में 2 महीने, इसका मतलब 24 घंटे में 4 घंटा कुदरत हमें पानी दे रही है, 4 घंटा। और हमें पता है कि हमें 1600 एकड़ के लिए इतनी जमीन में खेती करनी है,
हमें पता है कि हमको इतनी जमीन चाहिए, इतना पानी चाहिए, तो क्यों नहीं हम लोग उसका भी प्रावधान करें। हमारे पास वो सब कुछ है, तो इसके ऊपर हम लोग काम करें तो एक अच्छी खेती का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। टेम्परेचर, क्लाइमेट, दोस्तों जैसा मैंने कहा कि हमारे सभी तरह का क्लाइमेट है। जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हम लोग सोच सकते हैं वो तैयार कर सकते हैं। आज राजस्थान जैसी भी परिस्थिति है, कश्मीर भी है, तमिलनाडु भी है, हर जगह आज हमारे में, जहां पूरी दुनिया में जो कुछ हो सकता है ना, वो आज हमारे भारत में हो सकता है। ऐसा कुदरत ने हमें तैयार करके दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लगती है? वो सूरज किरणें की रोशनी, सूरज की रोशनी, सूरज की ऊर्जा जो ज्यादा मिलती है हमारे यहाँ। लोगों के यहाँ तो वो ऊर्जा नहीं होती, इसलिए वो पॉली हाउस बनाते हैं ताकि वो अंदर का क्लाइमेट वो कंट्रोल कर सके। और यहाँ तो पूरा देश का क्लाइमेट कुदरत ने तैयार करके दिया है हमको कि करो, ज्यादा से ज्यादा आप खेती करो। तो आप सोचो कि अपने ग्राम पंचायत में आप कितना तैयार कर सकते हो, क्योंकि वहां तो ग्राम पंचायत में केंद्र तो है एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट, जो ये सब माल आपसे लेगा। तो दोस्तों डीपीआर यानी क्या हमारे लिए? तो डीपीआर यानी ये कि इनकम पोटेंशियल इस ग्राम पंचायत में कितनी सुबत्ता, कितना इनकम हम लोग ले सकते हैं। तो तो ये जो हमेशा पूछते हैं कि लोग कि कितना में हम लोग कमा सकते हैं, मंथ पर मंथ हमें कितना मिल सकता है, साल का कितना बन सकता है, तो मैं आपको पूछूंगा कि हम, आपको तो पता है कि हम लोग किसानों से किस रेट से खरीदने वाले हैं। आपको तो पता है कि हर टन, एक टन अगर हमें नेपियर ग्रास आता है तो आपको एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट को कितना मिलने वाला है। तो भाई आप बताइए, आप बताइए कि आप अपने गांव में कितना कितना बिजनेस करोगे, कितना महीने का, कितने साल का इनकम आप करने वाले। और इस पूरे चीज को करने के लिए हम लोगों ने एक रोड मैप तैयार किया, और वो रोड मैप ये है कि अभी से सभी जो भी हमारे उद्योजक है जिन्होंने ग्राम पंचायत प्रोजेक्ट साइन किया है और वो काम कर रहे हैं, उन सभी को हम वो डीपीआर देने वाले हैं। वो कुछ पेपर्स, अभी कागजात देने वाले हैं। अभी ये मेरा सेशन होने के बाद इस सोमवार से पूरा हम लोग ये दे देंगे। और इससे आपको पहले क्या देखना है कि मेरे गांव में, मेरे ग्राम पंचायत में मैं क्या पोटेंशियल, क्या विकास मैं कर सकता हूँ, कितना डेवलपमेंट कर सकता हूँ। और मैंने जैसे कहा ना कि पूरा पकड़िया, वो जो पहाड़, वो जो बंजर जमीन, वो जो पूरा लगता है जहां कुछ नहीं हो रहा है, वो सब हमको डेवलप करनी है, वहां पूरी तरह से एग्रीकल्चर करना है। ये सोच के आप उसका पोटेंशियल याद करिए। बाद में वहां के प्रॉब्लम्स, वहां के क्या बीमारी है वो सोचिए। क्यों नहीं हो रही खेती हमारे गांव में, हमारे ग्राम पंचायत में अगर इतना सब कुछ है तो क्यों लोग यहां से छोड़ के शहरों में जा रहे? क्या प्रॉब्लम्स है? पानी नहीं है, पैसे नहीं है, क्या नहीं है? क्या लोगों के लिए मार्केट नहीं है? जो वो प्रॉब्लम भी अपने गांव की वहां रखी, वो लिखिए और फिर एक प्लान तैयार करते हैं। हमारे ग्राम पंचायत को डेवलप करने का एक जबरदस्त ऐसा प्लान तैयार करते हैं, ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। और इस ब्लूप्रिंट के ये जो काम करने उसकी पूरे एक्टिविटीज लिख के लेते हैं कि अगर मुझे, हमारे ग्राम पंचायत में 3 गांव है, तो इस 3 गांव में मुझे क्या क्या काम करना है, 1 2 3 4 10 50, ये सब लिखना है। और क्रोनोलॉजी में लिखना है, यानी पहला क्या करेंगे, दूसरा क्या करेंगे, ये लिखना है। और हमें इसका एक डैशबोर्ड तैयार करना है। यानी डैशबोर्ड यानी क्या? यानी अगर हम लोगों ने सोचा कि मेरे ग्राम पंचायत में मैं इतना बायोमास फार्मिंग कर सकता हूं, तो ऐसा सोचते हैं कि चलो जो टारगेट हम लोगों ने अभी बताया कि 100 हेक्टर मुझे बायोमास फार्मिंग करनी है, 100 हेक्टर मुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, और 50 हेक्टर मुझे एमसीएल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स तैयार करने हैं। तो अगर ये मेरा टारगेट्स है, तो रखिए वो टारगेट्स अपने सामने, देखिए कि तो आप कितना आगे बढ़ रही है, कितना काम कर रहे हैं। कि आज जो बायोमास फार्मिंग का नेपियर ग्रास का है, तो आज 10 हेक्टर हुआ, बाद में 15 हुआ, 20 हेक्टर हुआ। तो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे आपको हर दिन आपके सामने दिखाई देना चाहिए वो डैशबोर्ड। आपके उसको बोलते हैं डैशबोर्ड। कभी आप पुलिस स्टेशन गए? पुलिस स्टेशन, तो पुलिस स्टेशन में जहां वो अमलदार, वो ऑफिसर बैठते हैं, वो जो ऑफिसर जहां बैठता है, जो मेन उसका इंचार्ज होता है, उसके बाजू में एक बहुत बड़ा एक चार्ट होता है। उस चार्ट में ऐसा लिखा होता है कि उस पुलिस स्टेशन के उसके एरिया में कितनी चोरियां हुई, कितने दंगे फसाद हुए, कितने मारामारी हुई, कितने दरोड़े हुए, वो सब कुछ। और उनमें से कितने लोगों को, कितने गुनहगार को उन्होंने पकड़ा, कितने गुनहगार के लिए अभी भी जारी है कि वो उनको ढूंढ रहे हैं, और कितने को उन्होंने सजा भी दी। तो ये जो चार्ट है, ये उनका पुलिस लोगों का डैशबोर्ड है। तो आपको भी जो डैशबोर्ड तैयार करना है, तो आप सोचिए मत कि ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स,
ये बहुत न समझने वाला कुछ चीज आपको करना है। आपको सिर्फ क्या करना है, तो ये करना है, आप जहां भी एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट का आपका बाद में तो हम लोग जो वो तैयार होगा ही, देखिए जहां भी आप आज बैठे हो ना, आपके सामने सिर्फ एक ब्लैक बोर्ड ऐसा रखिए, बस ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड कुछ भी, और वहां लिखिए कि मेरा बायोमास का टारगेट था 100 हेक्टर और आज हुआ 2 3 4 5। तो आपको पता चलेगा कि आप कैसे आपका डैशबोर्ड चल रहा है, कैसे आपका काम चल रहा है, और इसी तरीके को हम लोग को हमें आगे बढ़ाना है और इसकी माइलस्टोन भी तैयार कीजिए। अभी कैसा हमने माइलस्टोन तैयार किया कि हमें जो फैक्ट्री लगानी उसके लिए 10,000 मेंबर्स को हम लोग पहले एक संगठन तैयार करेंगे, फिर 10 टन की फैक्ट्री लगाएंगे, बाद में 100 टन के ऊपर लेके जाएंगे और उसको फिर आगे आगे करते जाएंगे। वैसे भी हमारे ग्राम पंचायत में अगर आपने सोचा कि 100 और 50, तो उसके हम लोग किस तरह से एक स्टेप्स रखेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे, इसका भी आप तैयारी कीजिए। और बाद में बस एक ही काम करना है और वो है सेमिनार सेमिनार सेमिनार। आप बोलेंगे क्या बार बार सेमिनार बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं ना, हम लोग बिजनेस कर ही नहीं रहे, हम लोग तो पूरी दुनिया को, लोगों को एक दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं। कहाँ कहाँ कर रहे हैं हम लोग बिजनेस, हम लोग तो देख रहे हैं कि कैसे ये पूरी दुनिया, पूरे जो हमारे लोग हैं, ये अच्छी सही दिशा में जाए, और दिशा दिखाने का जो तरीका है, गाइड करने का, मार्गदर्शन करने का जो तरीका है ना, वो यही है। जैसे जैसे ऐसा समझे कि हमें साबुन, हमारे गांव में महिला बचत घट है और वो ग्लिसरीन के साबुन बना रहे हैं, ग्लिसरीन के अच्छे साबुन, तो हमें गांव वालों को बताना है कि आप जो अभी लाइफ बॉय, रेक्सोना, लक्स ये जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये केमिकल साबुन, उसको बंद कीजिए और ये ग्लिसरीन साबुन आप यूज कीजिए, सबसे अच्छे है आपके त्वचा के लिए, सौंदर्य के लिए भी, और पूरी अर्थव्यवस्था और एनवायरनमेंट के लिए। कैसे बताएंगे आप लोग, तो गांव वाले को इकट्ठा लाके उनको बताएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है और सॉल्यूशन क्या है। तो वही तरीका है सेमिनार दोस्तों। हाँ, इस प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर उसको भी दिखता है कि ये जो प्रोजेक्ट है हमारा एमसीएल ग्राम प्रकल्प, ये करने वाले जो उद्योजक है, हम लोग उनको बोलते हैं कि एमसीएल ग्राम उद्योजक, एमसीएल विलेज एंटरप्रेन्योर। ये उद्योजक एक आदमी हो सकता है, एक महिला संगठन हो सकती है, और ये क्या करेंगे, तो एक छोटे से हम अपने एक कंपनी का निर्माण करेंगे, प्रोप्राइटरशिप हो या कुछ भी हो, अपने कंपनी का वो नाम रखेंगे, बिजनेस का नाम रखेंगे, और वो फिर इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। एमसीएल क्या करेगी, तो एमसीएल आपका ये जो एमसीएल विलेज प्रकल्प जो है, एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट जो है, एमसीएल ग्राम प्रकल्प, उसका पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एमसीएल तैयार करेगी। और जैसा मैंने कहा कि गांव में जो जो जरूरतें हैं, वो जरूरतें के हिसाब से कुछ नए उपकरण या बाकी कुछ जो जो करना है, उसमें एमसीएल निवेश करेगी, एमसीएल 100% करेगी, एमसीएल कोई भी लोन उस उद्योजक के ऊपर नहीं लेगी। दोस्तों आपको क्या करना है, वहां के उद्योजक उनको क्या करना है, तो वहां उनको इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन उसका इंतजाम करना है, उस जमीन की लेवलिंग करनी है, और जो जो काम हम लोग हमें लगता है कि किसान करे, पहले वो खुद करना है, यानी डेमो प्रोजेक्ट लगाना है, लोकल परमिशन जमीन को उसमें जो कुछ स्ट्रक्चर हम लोग तैयार करेंगे उसके लिए, और लोकल लायजन यानी वहां के जो ऑफिस है, वहां के जो लोग हैं, उनके साथ एक अच्छे कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करना, ये काम करना है। दोस्तों आज कितनी जमीन हमें चाहिए, तो हमें सिर्फ 20 गुंठा, हाफ एकड़, इतनी ही जमीन चाहिए प्रोजेक्ट के लिए, 20 गुंठा, उससे ज्यादा जमीन नहीं चाहिए जिस जमीन का आपको इंतजाम करना है ग्राम पंचायत प्रोजेक्ट के लिए। और जो बाकी की जमीन जो चाहिए, जैसे हमें डेमो करने हैं, अगर हमें नेपियर ग्रास करना है तो उसकी खेती पहले खुद को करनी है ना, या बाकी कुछ पशुपालन करना है, जो भी कुछ करना है, वो करने के लिए हमें किसी डेमो प्रोजेक्ट का या डेमो फार्मिंग का निर्माण करना होगा। तो एक तो वो जमीन आपकी हो सकती है, नहीं तो वहां आपके गांव में इतने सारे लोग जो आपको इसके साथ जुड़ रहे हैं, वहां से कोई भी एक इंसान, एक किसान अपनी जमीन आपके लिए दे सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए वो सैकड़ों किसानों से हम लोग नेपियर ग्रास की फार्मिंग करने वाला, वहां उसमें से पहला इंसान या पहला किसान, इसको ऐसे आप समझ सकते हैं। तो ये जो डेमो प्रोजेक्ट हम लोग करेंगे अपने स्तर के ऊपर, ये आप वही के गांव के जो हमारे किसान हैं, जो लोग हैं, उनसे मिलकर ये कर सकते हैं। यानी उसमें वही डेमो पशुपालन भी है, एनिमल हस्बेंड्री भी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी है,
तो सही तरीके से कैसे करे, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न ले, उसके लिए वो करना ज़रूरी है। तो MCL एक पूरी तरह से एक सेल सर्विस ट्रेनिंग सेंटर जैसे काम करेगा। और मॉडल हमारे बिजनेस का एक स्पेशल मॉडल है जो समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपने अभी तक देखा होगा कोऑपरेटिव मॉडल, यानी जो सहकारी तत्व होता है ना, जो कृषि में बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्या होता है, इंडिविजुअल व्यक्ति, इंडिविजुअल किसान आता है और वो सहकारी तत्व में कोई बिजनेसेस करते हैं, दूध का धंधा हुआ या बाकी कुछ ऐसे बिजनेस करते हैं। शहरों में भी कुछ इंडिविजुअल लोग आते हैं, फिर वो इकट्ठा आके ये सहकारी गृह निर्माण करते हैं और एक अपनी बिल्डिंग वगैरह जो कुछ है वो तैयार करते हैं। आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे यहाँ हर ग्राम पंचायत के ऊपर एक छोटी छोटी कंपनी है, हर तहसील के ऊपर एक कंपनी है, और ये सभी कंपनियां कोऑपरेटिव में काम कर रही है। सभी एक दूसरे के साथ मिलके अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव ऑफ कॉर्पोरेट्स, यानी इंडिविजुअल व्यक्ति की नहीं, तो कंपनियों की कोऑपरेटिव सहकारी इस तत्व के ऊपर काम करेंगे। लेकिन इस सहकारी इस बिजनेस मॉडल में हम जो इंडिविजुअल पर्सन है वो भी शामिल है, वो भी हमारे साथ इस सहकार में काम कर रहे हैं। हर कोई उद्योजक आज जो हमारे एमसेल परिवार में, वो बीडीए है, वो चैनल पार्टनर है, महिला बचत गट, जो कुछ है, वो अपना अपना किरदार निभा रहा है, वो अपना अपना बिजनेस कर रहा है, वो अपने अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं और अपनी इनकम को बढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ हर कोई उद्योजक है, यहाँ तक कि हम लोग समझते हैं कि हमारे गांव में हर घर, हर परिवार एक उद्योजक परिवार है। तो ऐसा समझे कि किसान जिसके पास 2 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ जमीन है, तो वो सिर्फ इसके बारे में सोचे कि मैं कैसे इस 2 एकड़ से 5 एकड़ से ज्यादा कमाई करूं, मैं कैसे जिससे ज्यादा से ज्यादा फायदा करूं, ज्यादा से ज्यादा इनकम मेरे घर के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए करूं। बस उसको वही सोचना है। उसको जो चाहिए वो करने के लिए है ना अपना एमसेल विलेज प्रोजेक्ट। तो वो सिर्फ अपने एक उद्योजक करके अपने बिजनेस के बारे में सोचे और उसको पूरी तरह से सपोर्ट करने वाले हम है एमसीएल ग्राम प्रकल्प। ऐसा भी, लेकिन हमारे गांव में ऐसे भी लोग हैं कि जिनके पास कुछ भी नहीं, ना उनके पास जमीन है, कुछ भी नहीं है, यहाँ तक के आपके एमपीओ के मेंबर होने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होंगे। ऐसे भी लोग होंगे, ऐसा सोचते हैं कि हमारे गांव में कुछ 50 ऐसे फैमिलीज है, 100 ऐसी फैमिलीज है कि जो बहुत ही पुअर कंडीशन में है। तो वो पूरे 50 लोगों को मिलकर भी ऐसा हम लोग कुछ बिजनेस की व्यवस्था कर सकते हैं और करेंगे, क्योंकि वो एमपीओ मेंबर रहे ना रहे, लेकिन हम लोग हर फैमिली, हर परिवार को अपने साथ जोड़ेंगे। तो ऐसे अगर 50 फैमिलीज आपके पास है आपके ग्राम पंचायत में, तो उनके लिए एक सेपरेट बिजनेस का हम लोग वहां निर्माण करेंगे और वो करेंगे। तो दोस्तों, एमवीपी के बारे में अगर आप अच्छी तरह से समझें तो एमसीएल ग्राम प्रकल्प यानी क्या, तो ऐसा समझे कि एमसीएल ग्राम प्रकल्प एक सपोर्ट सिस्टम है जो आपको, आप खुद को समझे एक बिजनेसमैन, खुद को समझे एक उद्योजक, जो आपको करना है, जैसे करना है, मैक्सिमम करने की कोशिश की, जो कुदरत ने दिया है ना वो मैक्सिमम तैयार करने की, उससे ज्यादा से ज्यादा सुबत्ता लाने की कोशिश कीजिए। और वो पूरा आपके सपने, आपके जो काम है, आपकी जो सोच है, उसको पूरी तरह से सपोर्ट सिस्टम जो कुछ है वो है हमारा एमसीएल ग्राम प्रकल्प जो हम लोग करेंगे। और इस एमसीएल ग्राम प्रकल्प में उद्योजक करके अगर कोई बहुत अच्छी भूमिका किसी हो सकती है तो वो है महिला बचत गट। अगर ये प्रोजेक्ट महिला बचत गट करे तो वो कर सकते हैं जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, महिलाओं की ताकत शायद हमें पता नहीं, हम समझते नहीं। मैं इस प्रोजेक्ट से ये नहीं बोलूंगा कि इस प्रोजेक्ट करके महिलाओं को हाथ में देते महिलाओं को सक्षमीकरण करें, बिल्कुल नहीं। महिलाओं में इतनी ताकत है, तो मैं तो ये कहूंगा कि उनकी ताकत से, उनके आशीर्वाद से हम लोग हमारे किसानों का सक्षमीकरण, उनकी ताकत से हम लोग अपने गांव का सक्षमीकरण। अरे वो महिला, केरला जैसा स्टेट, केरला जैसा राज्य की जहां प्रति व्यक्ति कम से कम इनकम है, पूरे देश में कम से कम इनकम वो केरला में है, लेकिन वो डेवलपमेंट में वो यूरोप जो देश है उनसे आगे है। क्यों? क्योंकि वहां महिला काम करती है। यूपी में, उत्तर प्रदेश में जब दुनिया के आधे पोलियो के पेशेंट्स थे, कैसे निकलना लोगों को पता नहीं चल रहा था, तब महिलाओं ने वो काम किया और पूरी तरह से उस पोलियो का उस यूपी में से निर्मूलन किया। महिलाओं वो काम कर सकती है जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। आज मुझे लगता है कि ये पूरे जो गांव का हमें पूरे जो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, परिवर्तन करना लाना है, ये परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका अहम हो सकती है।
अभी देखिए ना कि एक ग्राम पंचायत में हमें 200 मेंबर्स करने, एमपीओ मेंबर्स, लेकिन एक महिला बचत बनता ही है 10 अलग अलग परिवार के महिलाओं के साथ, जिनके नाम सरनेम अलग है। तो अगर एक महिला के ऊपर सिर्फ 20 मेंबर्स करने हैं, सदस्य करने हैं, तो एक महिला अगर उस गांव में रहती है तो वो 8 10 12 जनों को तो ऐसे ही जानती है, तो उसको सिर्फ नए 10 ऐसे सदस्य कर रहे हैं। तो इतना आसान हो सकता है कि अगर हम लोग इनके साथ जुड़े। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि गांव में अगर 1000 फैमिलीज है, 1000 2000 जो भी फैमिलीज है, लेकिन महिला आपके साथ है, तो एक महिला के लिए पूरी जिंदगी भर कितने परिवार को देखना है? सिर्फ 100 परिवार। तो उस परिवार को फिर चूल्हा, कुकिंग गैस से लेके उनको चप्पल से लेके जो कुछ माल हमें देना है वो अपनी महिला देगी। तो ये काम आसान हो सकता है। दोस्तों, चैनल पार्टनर भी एक ऐसे लोग हैं जो हमारी इस व्यवस्था में काम करेंगे। वो किसी भी ग्राम पंचायत में काम कर सकते हैं। वो बेसिकली टीम किसकी रहेगी? तो तहसील लेवल पे हमारे जो प्रमोटर्स है बायोफ्यूल स्टार्टअप, वो उनकी टीम के रहेंगे और वो कहीं भी ये काम करके हमारे जो एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट है उसको हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ कई सारे ऐसे एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स हैं जो बहुत मेहनत करते हैं। सरकारी कुछ कार्यालय है कि जहाँ ये जो हमारे फील्ड वर्कर है बहुत बहुत मेहनत करते हैं, जिसमें आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी सेविका है, दाई है, पुलिस पाटिल है, कोतवाल है, ये अच्छे, उनके साथ भी ये पूरा सामाजिक परिवर्तन किया जा सकता है। मैं बोलता हूँ सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन, क्योंकि दोस्तों आज जो एमसीएल प्रोजेक्ट है ना, एमसीएल प्रोजेक्ट सिर्फ आर्थिक उन्नति के लिए नहीं है। हमें यह भी समझना होगा कि कैसे एक देश जो पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करता है, पूरी दुनिया, यानी लोग बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी साइंस के बारे में हम लोग पीछे थे, आपको शायद अंदाजा नहीं। आप थोड़ा सा जरा पढ़ाई करेंगे, रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा हम लोग बहुत आगे थे हर क्षेत्र में। तो इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी जमीन, इतना सब कुदरत ने दिया हुआ, इतना हमारा राष्ट्र अभी कैसे पीछे हो गया? क्या कारण है कि हम लोग अंडर डेवलप्ड हो गए? ये पिक्चर देख रहे हैं आप? इस पिक्चर में वो महिला का देखा आपने, क्या कंडीशन है उसकी? लेकिन उसके पीछे अगर आप देखोगे तो उसके पीछे जो पहाड़ नजर आ रहे हैं, उसके पीछे जो पानी नजर आ रहा है, और कुदरत ने क्या करना चाहिए बताइए आप? सब कुछ देते हुए भी आज हमारे लोगों की ऐसी अवस्था है, ऐसी कंडीशन है। तो दोस्तों, ये जो चीज हमें बदलनी है ना, इस बदलने के लिए पहले सोच बदलनी पड़ेगी। पहले लोगों को अपने इस पूरे काम में लाना पड़ेगा। और मैं इसको समझता ही नहीं कि ये कोई बिजनेस है, मैं तो समझता हूँ ये आंदोलन है, आंदोलन। इसको आंदोलन जैसे ही करना पड़ेगा। आंदोलन ही करो, आप आंदोलन करो, लोगों को बोलो कि हम लोग फिर से उस स्तर पे जाना चाहते हैं, और जाएंगे हम लोग, हम सब मिलके। और हमें लोग जो सोचते हैं, इस लोगों की सोच पहले बदलनी है। लोगों को यह बदलना है, समझाना है कि कोई भी देश, अगर हम लोग सोचे तो कोई भी देश हमारे आगे नहीं हो सकता। इतना आगे होने की क्षमता आज हमारे देश में। हजारों साल तक एक नंबर हम लोग इसलिए नहीं रहे कि हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े युद्ध किए, इसलिए रहे कि हमारे पास वो क्षमता आज भी है। तो वो सोच बदलनी जरूरी है, और वो सोच बदलेंगे हम लोग। इस पूरे चीज को एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, यानी आर्थिक आजादी का आंदोलन बना के हमको इसको करना है। हमें हर घर को एक अच्छा रिस्पेक्टेबल इनकम देना है जो डिजर्व करता है। ये कंपलसरी है कि हमारे गांव में, अगर जिस ग्राम पंचायत में आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो कंपलसरी है कि ये हमारा फर्ज है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग वहां के घर के हर घर को एक अच्छा इनकम करा के दें। उसके बाद जमीन है, जमीन नहीं है, जो कुछ है, ये हमारा काम है कि उसको करें। ये हमारा काम है कि हमारे जो रिसोर्सेस है उसमें मैक्सिमम जो ऑप्टिमम डेवलपमेंट हो सकता है उसको करें। ये हमारा काम है कि हमारे गांव को फिर से वाटर में, पानी में स्वयं पूर्ण बनाए। हमारे गांव को एक कचरा मुक्त गांव, ग्राम पंचायत ऐसे बनाए। हमारे गांव में जो नदियां बह रही है, जो पानी के स्रोत है, उसको पूरी तरह से कचरा मुक्त, उसको पूरी तरह से क्लीन करने की जिम्मेदारी उठाए। दोस्तों, आज ये 500 सालों में इतने सारे लोगों ने जिन्होंने भी हमारे आक्रमण किए, वो क्या हमसे कुछ ज्यादा बड़े नहीं थे? हम तो इतने बड़े तादाद में थे, और वो थोड़े थोड़े थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी बर्बादी की। और इसका एक कारण है कि उन्होंने हमारे यहाँ आके दो दो जो गट होते हैं, जो कुछ होता है, उसमें हमेशा झगड़े लगाए। कोई भी हो, यहाँ तक कि आज भी अगर आप देखोगे ना, तो सगे दो भाई होते हैं, उनमें में
ये कोई दूसरा आता है और झगड़ा लगाता है उसके फायदे के लिए। ये हमेशा के लिए चलता आ रहा है। इस गांव में हमको, इस ग्राम पंचायत में एक भाईचारा होना चाहिए। बस हम लोग इसके ऊपर ध्यान दें कि यार मेरा गांव कैसे अच्छा तरक्की करेगा, कैसे मेरे गांव में आमदनी बढ़ेगी, कैसे मेरे बच्चे अच्छे एजुकेशन करेंगे, रोड अच्छे करेंगे, बस बाकी कुछ है। तो एक विजन, एक मिशन, एक ध्येय के साथ लोगों को भाईचारे में जोड़ना, ये भी इंपॉर्टेंट काम। और ये इसके साथ ऑफ कोर्स हमारे गांव में जो खेत खलियान है, जो ये पर्यावरण है, उसका ख्याल रखना है। दोस्तों हम फिर से सुपर पावर बनेंगे, जरूर बनेंगे। वो काबिलियत, वो सब कुछ कुदरत ने, भगवान ने हमें दिया है, वो करना है। लेकिन इसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट, सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको करनी है। अगर आप ग्राम पंचायत के उद्योजक हो, अगर आप एमसीएल ग्राम उद्योजक हो, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आपको करना है और बहुत ही स्ट्रांगली करना है, बार बार करने, अच्छे अच्छे तरीके से करना है, वो सिंगल चीज, तो वो क्या है? सैटरडे सेशंस। दोस्तों जो आज मैं ये हर हफ्ते आपके सामने आता हूं, ये जो सेशन लेना ना, ऐसे ही आपको हर हफ्ते अपने गांव में, अपने ग्राम पंचायत में एक मीटिंग करनी है। हर हफ्ते अपने ग्राम पंचायत में एक प्रेजेंटेशन करना है। कोई भी दिन हो सकता है, वो शनिवार हो सकता है, कोई जैसे मंडी का दिन हो सकता है कि जब मंडी होती है, या कोई भी ऐसा दिन हो सकता है जो आपके गांव में हो सकता है। लेकिन एक ही जगह पे, उसी गांव में, उसी टाइम पे और उसी जगह पे, उसको बदलना नहीं है। जैसे हम कैसे हर शुक्रवार को सुबह 8 बजे आते हैं, वैसे ही हर दिन, कोई भी एक दिन आप सोचिए, और कोई भी ऐसी जगह, जब तक आपका एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता, तब तक कौन सी भी ऐसी जगह जहां लोग आज मिलते हैं, वो समाज मंदिर हो सकता है, वो कोई मंदिर हो सकता है, चर्च हो सकते हैं, तो यहाँ वो लोग आके हम लोग इसको, इस बारे में, इस आंदोलन के बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस सब चीज के बारे में, विजन के बारे में हर हफ्ते हमको लोगों को बताना है। और यहाँ आपको जूम मीटिंग नहीं करनी है। ये जो मीटिंग है ना, ये सिर्फ इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि हमें इतने सारे लोगों के साथ एक साथ मिलना है। हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि आज कोरोना है, लेकिन आपको ग्राम पंचायत में डायरेक्ट मीटिंग करनी है। हर हफ्ते, उस दिन, उस टाइम और उसी समय, उसी जगह पे आपको एक मीटिंग करनी, जहां हर हफ्ते आप अलग अलग विषय ले सकते हो। जब बार बार वो सब बोलते हैं कि कैसे हम लोग इस चीज को करेंगे, अपने गांव को कैसे सुजलाम सुफलाम बनाएंगे। दोस्तों और इसमें आप जो हमारे यहाँ के जो यंग, जो यूथ है, जो हमारे स्कूल के इवन बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, उनको लेके आप इस आंदोलन को बड़ा कर सकते हो। हर शनिवार को, हर हफ्ते में, हर एक दिन को ऐसा करिए। और उसका बिजनेस से कोई वास्ता नहीं। आपके वो 200 मेंबर बनते हैं, आपको बिजनेस होता है, वो चलता रहेगा। हमारा ये बिजनेस से काफी आएगा, काफी आगे। हर गांव का हर आदमी हमको उस लेवल में लेके जाना है कि उसका सिर्फ एक ही ध्येय हो कि यस, मुझे अपने गांव को, अपने इस पूरे ग्राम पंचायत को एक सुजलाम सुफलाम ग्राम पंचायत बनाना। और दोस्तों यही काम है एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट का। एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट, दोस्तों हमें एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट से सिर्फ एक राजा की जिम्मेदारी लेनी है। और वो राजा कौन है? ये राजा वो है, ये राजा है किसान राजा। ये राजा वो राजा है कि अगर हम इसकी जिम्मेदारी लेंगे, इसके लिए काम करेंगे ना, तो ये देखेगा कि हमारा देश फिर से सुजलाम सुफलाम बनेगा। तो वो देखेगा कि हमारा देश फिर से सुपर पावर बनेगा। ये पूरी ताकत इस आदमी में है और हमें एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट के जरिए सिर्फ इसकी सेवा करनी है। थैंक यू। Good morning, MCL, and thank you for attending this fantabulous presentation by Dr. Shyam sir. Yes, हर गांव का विकास होगा तो अपना इंडिया झकास होगा। आपको इस देश की मिट्टी का वास्ता है, MVP सुजलाम भारत का रास्ता है। थैंक यू वेरी मच श्याम सर, इट वाज अ ऑसम प्रेजेंटेशन। आपने गांव गांव में बसे मेरे देश के उन सारे लोगों को आज 22वीं सदी का सुंदर सपना वास्तविक रूप में दिखाया है। तो मैं आह्वान करता हूं हमारे MP ओनर्स, MPs, तो उठिए, जागिए और ढूंढ निकालिए उस इंसान को जिसे अपने गांव की मिट्टी से प्यार है, जिसके दिल में अपने गांव का सपना है।
तो चाहता है अपने गांव के लिए कुछ कर गुजरे, बट वो कर नहीं पा रहा है कुछ कारणों से। उस इंसान को ढूंढिए, उस महिला समूह को ढूंढिए, वो यूथ को ढूंढिए। एज जेंडर डजंट मैटर, जो भी है उसको साथ में लीजिए और ये कारवा बना के चलिए। थैंक यू वेरी मच श्याम सर, इट वाज अ वंडरफुल सेशन, इंस्पायरिंग वन, एंड इक्वली ग्रेटफुल टू our executive director Prachi madam. Madam, your stories are always inspiring, and this one was a better one. So I am gracefully thanking all my MP owners, all my MB owners, all our BDS, senior BDS, prime BDS, and of course across the nation channel partner associates. Thank you very much. अपने सेहत का ख्याल रखिए, अपनी फैमिली से का ख्याल रखिए, अपने गांव का ख्याल रखिए, तालुका का ख्याल रखिए, और जोर से बोलिए, हर गांव का विकास होगा तो अपना इंडिया झकास होगा। आपको इस देश की मिट्टी का वास्ता है, एमवीपी सुजलाम भारत का रास्ता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर लवेश जाधव सर, आपकी ये इंस्पायरिंग बातें हमें हर बार अपने लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए बहुत ही जरूरी हो, और हर बार की तरह आज भी आपने एक नारा दिया है, हर गांव का विकास और होगा हमारा भारत झकास। थैंक यू, शुक्रिया प्राची मैडम, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपकी आज की जो स्टोरी थी वो सही मायनों में बहुत इंस्पायरिंग थी कि एक जरूरत कैसे एक बहुत बड़े बिजनेस का निर्माण कर सकती है। आपकी स्टोरी से हमने सीखा एक एंटरप्रेन्योर, सच्चा एंटरप्रेन्योर कैसा होना चाहिए, ये आज आपकी स्टोरी से फिर एक बार सीखने को मिला। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर श्याम सर। आज आपने खेती की ओर देखने का नजरिया बदल दिया। आज गांव के युवा तरुणों को आज उन्हें खेती करने में